हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग इम्यून सेल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने ग्रैनुलोसाइट्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम बाकी के जो इम्यून सेल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मास्ट सेल के बारे में। मास्ट सेल को हम लोग मैस्टोसाइट या लेब्रोसाइट भी बोलते हैं। मास्ट सेल ग्रेनुलोसाइट्स ही होते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। तीनों के अलावा एक और ग्रेनुलोसाइट होता है जिसको हम मास्ट सेल कहते हैं। मास्ट सेल बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं यानी बनते हैं, और फंक्शनल होते हैं वो टिश्यूज़ में आकर। तो बोन मैरो में वो फंक्शनल नहीं होते हैं, बोन मैरो में सिर्फ वो बनते हैं। जब वो टिश्यूज़ में आ जाते हैं तब वो फंक्शनल होते हैं। इनके पास IgE के लिए रिसेप्टर होते हैं, यानी ई एंटीबॉडी के लिए इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। ये एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है बेसोफिल के, यानी बेसोफिल जैसा ही फंक्शन होता है, क्योंकि ये हिस्टामिन और हेपेरिन रिलीज करते हैं। ये GIT में भी फंक्शन करते हैं, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी ये फंक्शन करते हैं, और ये चीज़ इनकी यूनिक होती है। यानी मास्ट सेल ही ऐसे इम्यून सेल्स होते हैं जो कि वहाँ पर फंक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी मास्ट सेल की। अब यहाँ पे आप जो ये 2 पिक्चर देख रहे हो, तो ये जो हमारा पहले वाला है ये एक नॉर्मल मास्ट सेल है जो कि इनएक्टिवेटेड है, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक फंक्शनल मास्ट सेल है जो कि बर्स्ट हो गया है, जिसमें से कि क्या निकल रहे हैं, हेपेरिन और हिस्टामिन जैसे सब्सटेंसेस निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा मास्ट सेल का कंसेप्ट होता है। जब भी कोई एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तब उस टाइम पे हेपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करते हैं हमारे मास्ट सेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल पर, जो कि है हमारा डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल का जो मार्कर है, यानी जो सेल मार्कर है, वो है CD141। तो डेंड्रिटिक सेल को पहचानने के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा CD141 उसमें। ठीक है, तो CD141 उसका मार्कर होता है। ये 2 ओरिजिन से मिलते हैं बॉडी को, एक तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर से और एक मोनोसाइट से। तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर से भी ये डेवलप होते हैं और मोनोसाइट भी डेंड्रियाटिक सेल में बदलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 2 ओरिजिन होते हैं हमारे डेंड्रियाटिक सेल के। ये जो हमारे डेंड्रियाटिक सेल होते हैं ये टिश्यूज़ में अबंडेंट होते हैं। कौन से टिश्यूज़ में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं? जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। जो भी चीज़ें हमारी, जो भी ऑर्गन या जो भी टिश्यूज़ हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होते हैं, वहाँ पर डेंड्रियाटिक सेल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी स्किन, रेस्पिरेटरी और GIT। ठीक है, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो भी हम बाहर से खाते हैं वो अंदर आता है, तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा कांटेक्ट में और स्किन भी कांटेक्ट में है। तो ये तीनों ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ पे डेंड्रियाटिक सेल भर भर के आपको मिलेंगे। जो डेंड्रियाटिक सेल होते हैं वो मोटाइल होते हैं और फेगोसाइटिक होते हैं, यानी वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ को एनगल्फ कर लेना। ठीक है, और ये साइटोकाइन रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये APC की तरह बिहेव करते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ये काम करते हैं। इसी वजह से इनके ऊपर MHC सेकेंड होता है। APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या काम करते हैं? ये लोग एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं थ्रू देयर MHC, ताकि जो हमारे T सेल्स हैं वो डिटेक्ट कर सकें और वो उसको एक्शन कर सके उसके ऊपर एंटीजन के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करूँगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब जो हमारे डेंड्रियाटिक सेल हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे आर्म्स निकली हुई होती हैं, तो ये डेंड्रियाटिक सेल ऐसा दिखता है। अब जो भी लोकेशंस होती हैं डेंड्रियाटिक सेल की, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम बदल जाते हैं। अगर स्किन में हम डेंड्रियाटिक सेल को बोलेंगे तो हम बोलेंगे लैंगरहैंस सेल्स। स्किन में जो डेंड्रियाटिक सेल होते हैं उनको लैंगरहैंस सेल बोलते हैं। जो लंग और लिवर में होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। लिम्फ नोड्स में जो होते हैं उनको बोलते हैं इंटरडिजिटेटिंग सेल्स। जो हमारे ब्लड या लिम्फ में होते हैं उनको वाइल्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है,
तो ये कुछ नाम होते हैं, कुछ लोकेशन के अकॉर्डिंग नाम होते हैं हमारे डेंड्रियाटिक सेल के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फॉलिक्यूलर डेंड्रियाटिक सेल्स होते हैं वो एपीसी की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वो डेंड्रियाटिक सेल होते हुए भी पूरी तरीके से डेंड्रियाटिक सेल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह काम नहीं करते हैं और ना ही वो एमएचसी सेकेंड को एक्सप्रेस करते हैं अपने ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हो जाती है डेंड्रिटिक सेल की। अब हम चलते हैं मोनोसाइट्स की तरफ कि मोनोसाइट्स क्या होते हैं। मोनोसाइट्स ए ग्रैनुलोसाइट होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ए ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। ठीक है बच्चों, ए ग्रैनुलोसाइट दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो यहाँ पर मोनोसाइट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जो मोनोसाइट्स होते हैं वो फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं और इनका जो सेल मार्कर होता है वो होता है CD64। तो CD64 इज़ अ सेल मार्कर। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं और ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, पर जब इन्फेक्शन या कोई इंजरी होती है तो ये टिश्यूज़ में चले जाते हैं और मैक्रोफेज बन जाते हैं। तो मैक्रोफेज मोनोसाइट से ही बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई इंजरी या इन्फेक्शन होगा तो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये टिश्यूज़ में माइग्रेट कर जाएंगे और बन जाएंगे मैक्रोफेज। ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं और एमएचसी सेकेंड को एक्सप्रेस करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो एमएचसी सेकेंड को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर वो एमएचसी सेकेंड को एक्सप्रेस करते हैं। और जितने भी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं, वो सब एमएचसी फर्स्ट को भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे एपीसी जो कि न्यूक्लियस कंटेनिंग हैं तो उन पे एमएचसी फर्स्ट तो होगा ही होगा और साथ में एमएचसी सेकेंड भी होगा, क्योंकि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। जो मोनोसाइट्स हैं वो डेंड्रिटिक सेल्स भी बना सकते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप मोनोसाइट का डायग्राम देख सकते हो, ये हमारा मोनोसाइट है और जब ये टिश्यू में चला जाता है तो ये बन जाता है मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये देखते हैं कि लोकेशन के बेसिस पर मोनोसाइट को क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो अगर लिवर में मोनोसाइट प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर इनको कफर सेल्स बोलते हैं। ब्रेन में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये प्रेजेंट होते हैं इनको माइक्रोग्लियल सेल्स बोलते हैं। किडनी में जब प्रेजेंट होते हैं इनको मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं। लंग्स में एल्वियोलर सेल्स बोलते हैं और बोन्स में ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। इस तरीके से लोकेशन के बेसिस पर मोनोसाइट्स के डिफरेंट नेम्स हैं और ये आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेल पर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल्स हैं, एनके सेल्स यानी नल सेल्स। एनके का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ये लिम्फोसाइट का एक टाइप होते हैं। हमारी बॉडी में 3 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। अब ये जो हमारे एनके सेल्स होते हैं इनमें एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्योंकि इनके ऊपर एंटीजन रिकॉग्निशन के लिए कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम नल सेल्स बोलते हैं। अब हम कुछ डिफरेंट केसेस के बारे में बात करेंगे एनके सेल्स को लेके और समझेंगे कि एनके सेल किस तरीके से काम करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एनके सेल का डायग्राम, यानी एनके सेल किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनके सेल है, इसके पास कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, पर फिर भी ये ए ग्रेनुलोसाइट इसलिए क्योंकि इसका ओरिजिन ग्रेनुलोसाइट वाला नहीं है। ठीक है, ये लिम्फोसाइटिक ओरिजिन का होता है, इसलिए हम इसको ए ग्रेनुलोसाइट ही बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो सेल होता है इस पे कोई एंटीजन रिसेप्टर तो नहीं होता है, पर यहाँ पर 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है KAR, दूसरा होता है KIR। जो KIR होता है वो इनहिबिटिंग रिसेप्टर होता है और जो KAR होता है वो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इन दोनों का रोल क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे CDs होते हैं, जैसे कि CD2, CD7, CD16 और CD56। अब हम कुछ केसेस के बारे में देखते हैं नेचुरल किलर सेल्स के। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनके सेल्स होते हैं यानी जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो MHC फर्स्ट की प्रेजेंस को सेंस करते हैं। तो अगर MHC फर्स्ट प्रेजेंट होगा तो जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होंगे वो KIR से इस बात को सेंस करेंगे और अपने आप को एक इनहिबिटरी सिग्नल देंगे और वो इनहिबिटेड रहेंगे। दूसरा केस है कि अगर एंटीजन है और MHC भी है, यानी कि अगर बॉडी में एंटीजन है यानी कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है,
तो एंटीजन अगर है तो भी MHC प्रेजेंट होगा। तो MHC और एंटीजन के प्रेजेंट होने के बाद भी KIR काम करेगा, यानी इनहिबिटरी रिसेप्टर काम करेगा, और NK सेल इनहिबिटरी सिग्नल खुद को देंगे और वो इनहिबिटेड रहेंगे। अब बात आती है कि जो NK सेल्स हैं वो फंक्शन कब करते हैं। तो NK सेल फंक्शन करते हैं ट्यूमर सेल्स पर। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उनमें MHC एक्सप्रेस नहीं होता है, यानी MHC फर्स्ट उनकी मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस नहीं होता है, और इसी चीज़ को सेंस करते हैं नेचुरल किलर सेल्स। और जैसे ही वो देखते हैं कि MHC प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सेंस करते हैं KAR के थ्रू और अपने आप को एक्टिवेटिंग सिग्नल देते हैं। उसके बाद जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो परफोरिन और ग्रेना एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं। जो हमारा परफोरिन होता है वो जो भी हमारा सेल है, यानी जो एंटीजेनिक सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन में वो पोर क्रिएट कर देता है, और पोर क्रिएट करते ही जो ग्रेना एंजाइम बी होता है वो उस सेल में एंटर कर जाता है और उस सेल की एपोप्टोसिस करा देता है। तो यहाँ पर ये मोड ऑफ एक्शन होता है NK सेल का। जहाँ पर MHC नहीं एक्सप्रेस होगा NK सेल वहाँ पर ही टारगेट करेगा, और परफोरिन और ग्रेना एंजाइम बी की हेल्प से वो उस एंटीजन सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारा फंक्शन होता है नेचुरल किलर सेल्स का। तो बच्चों, इस तरीके से ये कुछ इम्यून सेल्स थे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।